मेरा बाप अय्याश किस्म का आदमी था। बीवी के होते हुए भी बाहर की औरतों में दिलचस्पी लेता। मेरी माँ हर वक्त उसे बद्दुआएं देती कि मेरा सब्र तुझे खा जाएगा। मेरी तरफ देखकर कहती, तेरे गुनाहों का कफारा तेरी बेटी अदा करेगी। तू अपनी आंखों से देखेगा मगर कुछ भी न कर पाएगा। तब मैं छोटी थी, मुझे माँ की बातों की समझ नहीं आती थी। एक दिन मेरी माँ फौत हो गई और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी सौतेली माँ ने एक खूबसूरत जोड़ा मुझे पहनने को दिया। हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझ पर यूं मेहरबानियां निछावर कर दे। उसका रवैया मुझसे वैसा ही था जैसे कि अमूमन सौतेली माओं का हुआ करता है। घर के सारे कामकाज मुझसे करवाती थी और खाना भी पेट भर के नहीं मिलता था। लेकिन आज ना जाने क्यों मुझ पर इतनी मेहरबान हो रही थी। एक नया कीमती जोड़ा मुझे पहनने को दिया। उस नए लिबास में तो मेरा रूप चमक सा रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए रहम आ गया हो। हम शायद किसी शादी की तकरीब में जा रहे हैं, क्योंकि मेरा लिबास इतना ही फैंसी था कि जिसे शादी पर पहना जा सके। लेकिन हैरत मुझे इस बात की थी कि पहले मेरी अम्मा कभी भी मुझे कहीं लेकर नहीं गई थी, हमेशा खुद ही जाया करती थी। मेरे लिए सिर्फ इस घर की चार दीवारी और घर के काम ही हुआ करते थे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई तो मेरी माँ ने मुझे बुर्का पहनने को कहा। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगी कि बहुत खास जगह पर, बस जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने बुर्का पहना और अपनी माँ के साथ बाहर निकल गई। हम पैदल ही चलने लगे। रात के 10 बजे का वक्त था। अम्मा मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से लेकर जाने लगी। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा इस तरफ से क्यों जा रही हैं? यहाँ तो बहुत सन्नाटा होता है। वो गुस्से में कहने लगी, चुप रहो। जैसे ही हम कब्रिस्तान से चंद कदम आगे बढ़े, मेरी माँ वहां रुक गई और अपनी कलाई पर पहनी घड़ी देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस वक्त उस गली में इतना सन्नाटा था कि मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। एक तो मुझे कब्रिस्तान से बहुत खौफ महसूस होता था, फिर यकदम ही कुत्ते के भौंकने की अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। मेरा दिल ही दहल कर रह गया था। खौफ के मारे मेरे मुंह से बेसाख्ता हल्की सी छींक बरामद हुई। मेरी अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। मैं बुरी तरह लरज रही थी। मैं ना जाने क्यों नर्वस थी। मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। अम्मा मुझे यहाँ क्यों लाई हो? कुछ ही देर में गाड़ी की तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी थी। जैसे ही गाड़ी हमारे पास आके रुकी, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं डर गई थी कि कहीं कोई डाकू ना हो। ऐसे सन्नाटे वाली जगहों पर वारदात का होना आम सी बात है। मैं कदरे पीछे हट गई। मैं पहले ही कुछ डरपोक किस्म की लड़की थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अम्मा की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खुला और फिर एक भरपूर जिसामत का आदमी, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग थी, मुंह में पान डाले, पहले उसने मेरी तरफ देखा, उसके बाद मेरी अम्मा की तरफ देखने लगा। अम्मा ने उससे सलाम किया। इसका मतलब था कि वो मशकूक देखने वाला शख्स अम्मा की जान पहचान वाला था। मैं उस वक्त बौखला सी गई थी जब अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे की तरफ बड़ी सख्ती से धकेला और उस शख्स से कहने लगी, इसे अपना ही माल समझो, मेरी बेटी है, इसे ले जाओ, बाकी बात मैं तुमसे फोन पर बात करूंगी। अम्मा की बात सुनकर मेरे तो ओसान खता होने लगे। मेरा दिल उस वक्त अनजाने से अंदेशों में डूबने लगा। मैंने अपना हाथ अम्मा के हाथ से खींचा और पीछे हटकर मैं घबरा कर बोली, मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। ना जाने मुझे क्यों बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मेरी अम्मा ने मुझे गुस्से से आंखें फाड़ते हुए देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस गैर शख्स की जानिब पूरी कुव्वत से धकेला। मैं लड़खड़ा कर उस शख्स पर गिरी थी। वो मुझे देखकर कमीनगी सी हंसी हंसने लगा। मुझे अपने पूरे वजूद में करंट सा लगा था। किसी अजनबी के पहलू में जाकर गिरना मुझे खफत में डाल गया। मुझे अपनी अम्मा पर गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं उस शख्स से पीछे हटती, उसने मुझे अपने बाजुओं से पकड़ा और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर धक्का दे दिया। गाड़ी के पीछे भी एक और शख्स मौजूद था जो निकाब पहने हुए था, जिसने फौरन मेरे नाक तेज खुशबू का रुमाल रख दिया और मैं बेहोशी में जाने लगी थी। मेरे हाथ पांव बेचैन से होने लगे थे। चंद लम्हों में ही मुझे गाड़ी में बैठे आदमी का चेहरा धुंधला लगने लगा। दोबारा जब मुझे होश आया तो मैं जहाँ थी वो एक कशादा सा कमरा था। कमरे में तेज रोशनी थी। मेरा सर बुरी तरह से भारी हो रहा था।
मुझ पर इस कदर गनूदगी का गुलबा था कि मैं आंखें भी नहीं खोल रही थी। बामुश्किल मैंने आंखें खोली तो वही गाड़ी वाला शख्स मेरे पास बैठा खबासत से मुस्कुरा रहा था। मैंने एक हाथ से अपने चकराते सर को पकड़ा और दूसरे हाथ के सहारे से उठकर बैठ गई। वो शख्स मुझे बड़ी तेज नजरों से देख रहा था। उसकी नजरें मेरे वजूद में आर पार हो रही थीं। वो शख्स मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी तारीफ बहुत कम की थी, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अपने जहन को मैंने होश में लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरा वजूद मेरा साथ देने को तैयार ना था। मैं चाह रही थी कि उस शख्स को धक्का देकर वहां से भाग जाऊं। उसकी नजरें, उसकी बातें मुझे बुरी लगने लगी थीं। उसके इरादे यकीनन अच्छे नहीं थे। वो शख्स मेरे करीब आने लगा तो मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो गुस्से से मुझे कहने लगा, तुम्हारी माँ ने पूरा 1 लाख लिया है तुम्हारा। अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे थे। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरा बाप पैसे कमाने दूसरे मुल्क गया है। ये मेरी सौतेली माँ है। खुदारा मुझ पर रहम करे। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस मेरे घर छोड़ दो। मैं हाथ जोड़े उस शख्स की मिन्नत करने लगी, लेकिन उस पर मेरी किसी इल्तिजा का कोई असर ना हुआ। सुबह मैं बेतहाशा रो रही थी। उस वक्त मैं कमरे में अकेली अपनी उजड़ी हुई इज्जत का मातम कर रही थी। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। मैं एक बाइज्जत माँ की बेटी थी। अगर वो आज जिंदा होती तो मुझ पर यह जुल्म कभी ना होता। मुझे अपने बाप से उस वक्त इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं शायद उसका कत्ल कर देती। मेरा बाप शराबी था, ज्यादा वक्त बाहर की औरतों के साथ गुजारता था, कुछ खास कमाता भी नहीं था। मैं उस वक्त 10 साल की थी जब मेरा वालिद शराब के नशे में धुत घर पर लौटा था। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। अगले रोज जब मेरे बाप को नशे की तलब होने लगी तो वो मेरी माँ से पैसे मांगने लगा। जब मेरी माँ पैसे देने से इनकार करती तो वो मेरी माँ को मारने लगता। मेरी माँ उसे कुछ ना कहती, बस बददुआएं देती रहती। मेरे बाप को शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि जिस दिन उसे शराब ना मिलती वो पागल सा होने लगता। अम्मा ने कहा कि मैं आपको 1 पाई भी नहीं दूंगी। मेरे बाप ने गुस्से से सिलाई मशीन के पास पड़ी कैंची उठाई और मेरी वालदा के सर पर मार दी। मेरी वालदा के सर से खून के फवारे छूट पड़े थे। मैं चूंकि उस वक्त दोनों की लड़ाई से डरी सहमी खड़ी थी। मेरे सामने मेरी माँ तड़प रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे का दरवाजा खुला और मैं चौंक सी गई। सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी शक्ल से मुझे नफरत होने लगी थी। मुझे रोता देखकर बोला, बंद करो अपना रोना धोना, चल तुझे तेरे घर छोड़ आऊं। मेरी तो रात भी तुमने बर्बाद कर दी। तुमने तो गाहक को खुश तक नहीं किया। मैं अपनी सोचों से बाहर निकली थी। अपनी उजड़ी हुई हालत के साथ किसी टूटे पत्ते की तरह उसके पीछे चल पड़ी। पूरे रास्ते में रोती ही रही। मेरा कसूर क्या था? मैंने किस बात की सजा पाई थी? काश कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ मुझे भी जान से मार देता। मेरी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूमने लगा। मेरी माँ इतने वार सह नहीं पाई थी। वो बेजान होकर जमीन पर ढेर हो चुकी थी। मेरा बाप भी अब बुरी तरह घबरा गया था। अपने शराब का नशा पूरा करने के लिए उसे एहसास तक नहीं था कि उसने क्या किया है। सबसे पहले तो मेरी बेतहाशा चीखों को मेरे बाप ने उसी खून से भरे हाथों से बंद किया। कहने लगा कि अपनी आवाज बिल्कुल बंद कर लो वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। खबरदार जो तुम्हारे मुंह से जरा भी आवाज निकली। मैं अपने बाप का सख्त लहजा सुनकर गुमसुम होकर सिसकियां भरने लगी। मैंने अपने होंठों को सख्ती से भींच लिया ताकि मेरे मुंह से आवाज ना निकले। मेरे बस आंसू ही बह रहे थे। गाड़ी झटके से मेरे घर के सामने रुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी तो उस आदमी ने मेरे हाथ पर 1 लाख की रकम रख दी। कहने लगा कि अपनी माँ को देना। मैं बेजान हाथों से वो पैसे पकड़े नीचे उतर गई। वो गाड़ी जा चुकी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाजा खोला। मेरे हाथ में पैसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे मेरी हालत पर जरा भी तरस नहीं आया था। आता भी क्यों? मैं कौन सी उसकी सकी बेटी थी? मैं मरते मरते कदम उठाती अंदर चली गई। सीधा अपने कमरे में जाकर अपने चारपाई पर बेजान वजूद लिए लेट गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी सकी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी। कहती थी कि मेरी बेटी शहजादी है और मेरी दूसरी माँ का रवैया मुझसे पहले ही दिन से ऐसा ही था।
وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، بس ایک رات میری ہوتی جس میں میں آنکھیں بند کر کے اپنے خوابوں کی خوبصورت دنیا میں چلی جاتی تھی۔ سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی کی آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی، میرا بھی کوئی گھر ہوگا، ایک پیار کرنے والا شوہر ہوگا۔ لیکن رات کو میری ستیلی ماں نے چند سکوں کی خاطر میرے وہ خواب بھی کسی درندہ صفت انسان کے حوالے کر دیے تھے جس نے بڑی بے دردی سے میرے خوابوں کو نوچا تھا۔ وہ شوہر تو تھا نہیں جو مجھ سے نرمی کا برتاؤ کرتا، وہ تو میرا گاہک تھا۔ مجھے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، یہاں تک کہ اپنی پیدائش سے بھی گھن آ رہی تھی۔ کاش کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ مجھے اپنی قسمت پر اتنا رونا آیا کہ میرا تکیہ میرے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میری ماں میرے سرہانے کھڑی کہنے لگی، مہارانیوں کی طرح کیسے سو رہی ہو، اٹھو گھر کا کام کرو، ناشتہ بناؤ، بھوک لگی ہے۔ پہلی بار میں نے اپنی سوتیلی ماں کی بات کو نظر انداز کیا اور اسے دیکھ کر چلا کر بولی، تجھے صرف پیسے کی بھوک ہے، تیرے لیے نوٹ لائی ہوں، وہی کھا، اور اگر مجھے جگانے کی کوشش کی تو سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ پہلی بار میں نے اس عورت سے سخت لہجے میں بات کی تھی، ورنہ میں اس کے سامنے آنکھیں تک نہیں اٹھاتی تھی، کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، سارے کام چپ چاپ کر لیتی تھی۔ لیکن انسان میں بھی برداشت کی حد ہوتی ہے، سہ سہ کر ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ میرا بھی صبر جواب دے چکا تھا۔ میں دوبارہ سے سو گئی۔ شام کو اٹھ کر اپنے کھانے کے لیے کچھ بنایا۔ کھانا کھا کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے پھر سے بچپن کا وہی منظر یاد آنے لگا۔ میرے باپ نے مجھے ایک کونے پر ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا تھا اور پھر جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، اپنا منہ ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد یہ شور مچا دیا کہ گھر پر چور آئے تھے، میری بیوی کو مار کر چلے گئے ہیں۔ میں گم سم سے اپنے باپ کے ڈرامے دیکھ رہی تھی، سب کے سامنے دیواروں کو لگ لگ کر رو رہا تھا، جیسے سچ میں اسے میری ماں کے جانے کا دکھ ہوا ہو۔ مجھے اپنے باپ سے اسی دن سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں ان سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میری ماں کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی جب میرا شرابی باپ اور عیاش باپ اس عورت کو بیاہ کر لے آیا جو اسی کی طرح بے حس اور بے رحم تھی۔ کم عمری میں ہی میں نے سارے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ بن ماں کی بچیاں بھی ہمارے معاشرے میں یتیم ہی ہو جاتی ہیں، اور میرا باپ تو پہلے سے ہی میرے ساتھ سکا نہ تھا۔ میری ماں کے ساتھ میرا باپ بھی مر چکا تھا، اس لیے یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے سینے سے لگا لیتا۔ یہاں بس میں ایک غلام تھی۔ میری سوتیلی ماں کو صرف کام سے غرض تھا، میں بھوکی ہوں یا نہیں، میرے کپڑے ہیں یا نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس کام کرنا تھا۔ اسکول سے آتے ہی میں خود ہی کاموں میں لگ جاتی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد میری اماں نے میرا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا۔ میرا باپ گھر کا خرچ ماں کو نہیں دیتا تھا، اس لیے گھر میں ہر وقت کی لڑائی رہنے لگی۔ پھر میرا باپ اپنے دوست کے ساتھ دبئی کام کرنے چلا گیا تھا۔ اگلے ہی ماہ اس نے پیسے بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ میری سوتیلی ماں ایک لالچی عورت تھی، پیسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھی۔ اکثر پورا پورا دن وہ باہر رہتی تھی، شام کو ہی گھر لوٹتی تھی، اور جب گھر آتی تو اس کے ہاتھ میں نوٹ ہی نوٹ ہوتے تھے جنہیں وہ گن کر اپنے کمرے میں رکھ دیتی تھی۔ وہ پورا دن کہاں گزارتی، کیا کرتی تھی، مجھے کچھ خبر بھی نہ تھی۔ کوئی پڑوس سے عورت آ جاتی تو اسے کہتی میں سارا دن ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں۔ میں صرف یہ سوچتی تھی کہ ایسی کون سی فیکٹری ہے جو اپنے ورکر کو ایک دن کی اجرت ہزاروں نوٹوں سے بھرے پرس جتنی دیتی ہے۔ لیکن میری ماں کے رونے سن کر پڑوس کی اکثر عورتیں کچھ نہ کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ جایا کرتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنا پیسہ اس عورت نے کرنا کیا ہے۔ یہ راز تو مجھ پر اب کھلا تھا کہ وہ کوئی فیکٹری نہیں جاتی تھی جہاں اس نے رات کو مجھے بھیجا تھا، تو وہ میری ماں کے ہی گاہک تھے۔ وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا تو میں سوچوں کہ تسلسل سے باہر آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں مجھے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، جا باہر، تیرے لیے گاڑی آئی ہے اور آج ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ مجھ سے بڑے سخت لہجے میں بولی، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابھی تو میری روح کا زخم بھی تازہ تھا، میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی، میرے بالوں کو نوچ کر مجھے چارپائی پر گرا دیا
और एक ब्लेड हाथ में पकड़े मुझे मारने लगी। कहने लगी, मेरे सामने जुबान चलाती है। वो बड़ी सख्त दिल औरत थी। इस उम्र में भी उसकी सेहत काबिले रश्क थी कि मैं जवान होने के बावजूद भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मेरे पूरे वजूद पर ब्लेडों के निशान पड़ चुके थे। वो खुद भी मुझे मारते हुए हाँफने लगी थी। फिर मुझे बाजू से दबोच कर पकड़कर कमरे से बाहर ले गई। वो शख्स बाहर ही बैठा था। मेरी माँ ने मुझे उसके पैरों के पास जाकर फेंक दिया। मेरे पूरे वजूद में जलन सी हो रही थी। मैं तड़पने पर मजबूर हो गई। मेरी माँ उस शख्स से कहने लगी, ये खराफा जूते की जुबान समझती है। अगर ज्यादा नखरे दिखाए तो मार मार के इसका दिमाग दुरुस्त कर देना। अपनी औकात भूल बैठी है। मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। उस शख्स ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए मुझे बाहर ले गया। मुझे गाड़ी की पिछली नशिस्त पर किसी फालतू सामान की तरह फेंका और अपने साथ किसी घर में ले गया। फिर मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगा कि अगर आज मैंने नखरे दिखाए तो सोच ले, मेरी मार तो सह नहीं पाएगी। मैं कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि ये बात तो अटल हकीकत थी कि मैं मार खाने का हौसला नहीं रखती थी। मैंने इस बार कुछ नहीं कहा। सबसे मुश्किल काम होता है अपने दिल का कत्ल करना, अपने हाथों से जमीर का गला दबाना। उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया। सुबह जब मुझे वो शख्स वापस छोड़ने आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे कब्रिस्तान के पास उतार दे। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और गाड़ी कब्रिस्तान के पास ही रोक दी। मैं गाड़ी से उतरकर कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठ गई। फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे क्यों अकेला छोड़कर चली गई, किसके सहारे मुझे इस वहशी जानवरों को सौंप गई। वजूद इंसानी रूप धारे मुझे किसी भी बेजान गोश्त के टुकड़े की तरह लूटते हैं। मुझे अपने पास बुला लो। अम्मा, मैं तुम्हारी शहजादी थी, क्यों तुम मुझे जालिम दुनिया के हवाले कर गई हो? देखो, तेरे बाद तेरी शहजादी कैसे बिकाऊ माल बनकर रह गई है। मुझे इस बेहिस दुनिया में नहीं रहना। मैं अपनी माँ की कब्र पर तड़प तड़प कर रो रही थी, हिचकियों से रो रही थी। फिर वही ख्याल आने लगा कि अब्बा अम्मा पर बहुत जुल्म करता था। तब मेरी माँ के दिल से बददुआएं निकलती थीं कि मेरे बाप का किया उसकी बेटी भुगतेगी और वो अपनी आंखों से देखेगा। मुझे एक एक लफ्ज याद आने लगा था। इस सोच ने तो मेरी रूह तक को घायल कर दिया था कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन फिर ये ख्याल आने लगा कि मेरी माँ तो माँ थी, मुझे बद्दुआ कैसे दे सकती थी। उसने वैसे ही कह दिया होगा। मैं बहुत देर तक अपनी माँ के पास ही बैठी रही, रोती रही, ना जाने उनसे क्या क्या बातें करती रही। फिर ये सोचा कि अच्छा है कि अम्मा पहले ही मर गई थी, वरना मुझे इस हाल में देखती तो शायद सह नहीं पाती। फिर मुझे अपने नाना नानी पर गुस्सा आने लगा कि क्या सोचकर उन्होंने मेरी माँ को एक शराबी के हवाले किया था। हम बेटियों की शादियां करने से पहले क्यों छानबीन नहीं किया करते? एक गलत फैसले का खमियाजा पूरी नस्ल को भुगतना पड़ता है। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे बाजू से किसी ने पकड़ा। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सौतेली माँ मुझे गुस्से से आंखें फाड़े देख रही थी। कहने लगी कि कब से तेरी राह देख रही हूँ और तू अपनी मनहूस माँ की कब्र पर बैठी है। मैंने उसे मुस्कुराहट से कहा, मेरी राह नहीं तक रही थी, पैसों की राह तक रही थी। तुझे पैसों की भूख है। मैंने पैसे उसके मुंह पर मारे और कब्रिस्तान से निकलकर घर पहुंच गई। मैंने अपने दिल और जमीर का गला अपने हाथों से घोट दिया था, इसलिए अब मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल नहीं था। तो भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिलती। ऐसे भेड़ियों से दुनिया भरी पड़ी है जो किसी भूखे कुत्ते की तरह हम जैसी बेबस और मजबूर लड़कियों पर नजर लगाए बैठे होते हैं कि कब हम इनके हाथ लगे और वो अपना मकसद पूरा करके तो हमें मौत के घाट उतार दे। मैं अब रोज जाने लगी थी, रोज अपनी लालची माँ के मुंह पर पैसे फेंकती थी। मैंने अपनी सुतेली माँ के हाथ में पैसे कभी नहीं दिया था, बल्कि हमेशा उसके मुंह पर फेंका था। लेकिन मेरी माँ को शायद पैसे की इतनी हवस थी कि एक दिन उस शख्स ने नोटों से भरा बैग मेरी माँ को दिया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं 2 माह उसके पास रही। उसके घर पर मुख्तलिफ किस्म के मर्द आते थे जिनसे वो पैसे वसूल करता था। फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ दुबई ले गया। काम तो वही था, बस जगह बदल गई थी। बस मुझे होटल का नाम और कमरा बताया जाता था और मैं वहां पहुंच जाती थी। एक बार मैं एक होटल के कमरे में गई तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। जैसे हैरत का झटका मुझे लगा था, वैसे ही सामने बैठे शख्स को भी लगा था। वो मेरा बाप था।
جس کا دل بہلانے کے لیے میں وہاں آئی تھی، لیکن چونکہ میں نے اپنے ضمیر کو مار ڈالا تھا، اس لیے سامنے والا شخص میرے لیے صرف گاہک تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ میرا بے باک سا لباس اور انداز دیکھ کر میرے باپ کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ میں نے گہری سانس لی، سامنے چھوٹے سے شیشے کی ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل سے گلاس میں شراب ڈالی اور شراب کا گلاس لے کر اس کے سامنے کیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تم یہاں کیسے ہو؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سب باتیں چھوڑو صاحب اور شراب پیو۔ اس شراب کی قیمت ہمیشہ میں نے ہی تو بھری ہے، کبھی اپنی ماں کی موت کی صورت میں، کبھی اپنی عزت کی نیلامی کی صورت میں۔ آپ کی بیوی نے میری اچھی خاصی قیمت وصول کی ہے۔ اب نہ تو میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، نہ ہی میرے لہجے میں کوئی شکوہ تھا۔ میں اپنے باپ کے اور قریب ہو گئی۔ وہ ایک دم سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کسی کی کوئی بد دعا یاد آ گئی کیا؟ میرا باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگنے لگا، کہنے لگا کہ اس خبیث عورت نے تجھے بیچ دیا۔ مجھے تو کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں اپنے باپ کو آنسو بہاتا دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، بھول جاؤ کہ میں تمہاری بیٹی ہوں۔ آج میرے ہاتھ سے شراب پی کر دیکھو، آپ کو کبھی شراب اتنی اچھی نہیں لگی ہوگی جتنی آج بیٹی کے ہاتھ سے لگے گی۔ میں ایک بار پھر گلاس اپنے باپ کے منہ کے پاس لے گئی تو وہ لرزنے لگا جیسے اس پر کوئی آسمانی بجلی گری ہو۔ وہ ہاتھ باندھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میرے باپ نے یہاں بہت دولت کمائی تھی، اس لیے میرے مسلک کو قیمت دے کر مجھے آزاد کروا لیا۔ میری سوتیلی ماں کو طلاق بھی دے دی، اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ میں اب اپنے باپ کے پاس ہی رہتی ہوں۔ وہ شراب بھی چھوڑ چکا ہے، سب گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، رات دن مصلے پر بیٹھا اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہتا ہے۔ میرا خیال بھی بہت رکھتا ہے، لیکن مجھے آج بھی اس سے نفرت ہے، کیونکہ اب بھی میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔